दोस्तों, एक छोटे से गांव में शादी का हर तरफ खुशी का माहौल था। घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थीं, मेहमान खाना खा रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक उस लड़की के पिता के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें खींच गई। उसे एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिर तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ही लेकर के एसपी राधिका गुप्ता के ऑफिस में पहुंच जाता है और एसपी राधिका गुप्ता के सामने वह रोने लगता है और कहता है कि हे मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब एसपी राधिका गुप्ता पूछती हैं, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो? और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है? फिर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली है। इसलिए आज मैं अपनी बेटी को शादी मंडप से लेकर के आपके पास में आया हूं। अब आप पर ही विश्वास है, हमारी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तब उस व्यक्ति के कहने पर एसपी जो महिला थी वह पूछती हैं, आखिर हुआ क्या है? पूरी बात हमें बताओ, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति एसपी राधिका गुप्ता को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद एसपी राधिका गुप्ता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम से दंग रह जाती है और सोचती है, अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। फिर एसपी राधिका गुप्ता वहां पर एक्शन लेने जाती है तो इनके साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे हमेशा यही उम्मीद रहती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसी की बात मानते थे। जो गरीब और कमजोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती वह उन्हें पैसे तो दे देता था, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों पर मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गांव के गरीब लोग उसके मजदूर जैसे बन गए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसको जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ गलत हरकतें करता था। उस गांव में कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वह उसी समय उसको अपने घर पर बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था। उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करता था। उसके गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा गुंडागर्दी था। उसके गांव में केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बात माना करते थे। वहीं पर वह व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों पर वह अपना पूरी तरीका से अधिकार कर लिया था। वह उस गांव का मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसकी बिना इजाजत के कोई काम नहीं होता था और सभी गांव वालों को नौकर के समान बनाकर रखा था। यूं मानिए वह अपने इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था और इसके अलावा कोई भी गांव का व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उस व्यक्ति के लिए वह बहुत बड़ी सजा देता था और उसके पूरा परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसीलिए सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास बहुत सारे बंदे थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो उसे वह पकड़ करके गांव के चौराहे पर सभी लोग के सामने सजा देता था। इसलिए डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का नियम बनाकर रखा था जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब भी कोई भी गांव में किसी लड़की की शादी होती तो विदाई होने से पहले उस दुल्हन को वह अपने घर पर बुलाता था और फिर उसके साथ में वही सबसे पहले सुहाग रात मनाता था। वह अपने गांव में यह ऐसी परंपरा चला करके रखा था, जब तक वह दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ में एक रात सो नहीं लेता था तब तक उस लड़की की नहीं विदाई होने देता था। वह जबरन लड़की के साथ रात बिताता और उसके बाद ही उस जोड़े की विदाई होने देता। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचारी की जंजीरों में जकड़ दिया था। उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था
कि हर गांव और नगर में यह निगरानी रखते थे कि कौन कौन सी गांव में हम लोगों को बिना बताए शादी हो रही है, और वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा रहा है। उसके आदमी हर गांव नगर में घूम घूम कर यह पता लगाते कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उसके आदेश का पालन न कर रहा हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतने डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। हर गांव, हर नगर में जब भी किसी लड़की की शादी होती, वह दबंग शर्तें थोप देता। 60 नहीं, बल्कि 150 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ वह दबंग व्यक्ति गलत तरीके से संबंध बना चुका था। शादी के दिन हर परिवार के मन में खुशी की जगह डर और अपमान भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई दबंग गुड्डू सिंह के मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग उसकी इस बेरहम हरकत से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव और डर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उसका आतंक अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था। पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी से पहले ही डरने लगते थे। वे सोचते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। इस तरह उसका आतंक और अमानवीय बढ़ती ही जा रही थी। लोग बेबस और मजबूर होकर उसकी हर शर्त मानते जा रहे थे। उसी गांव में एक इज्जतदार और सुलझे हुए व्यक्ति का नाम था सीताराम। वह अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। सीताराम के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी ममता थी, जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। ममता सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन सीताराम के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। लेकिन उस गांव में वह दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वह गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटता था। उस दबंग का आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। सीताराम हर रोज अपनी बेटी ममता को देखकर डर से सहम जाते थे। उसकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई तो वह उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा, और यह डर उसकी नींदें उड़ा चुका था। एक दिन शाम को जब सीताराम चुपचाप घर के बाहर बैठे थे, उनकी पत्नी सोलंकी ने उन्हें परेशान देखा। वह उनके पास आई और पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? ममता अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए अच्छा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकल रही है और हम पर उसकी जिम्मेदारी है। सीताराम यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। वह अपनी पत्नी से बोले कि तुम्हारी बात सही है बेटी, हमारी जवान हो चुकी है, उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली चिंता यह है कि शादी के बाद अगर उस दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे। फिर सीताराम की यह बात सुनकर उनकी पत्नी का दिल भी बैठ गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, हम गरीब और कमजोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं माने तो उसने लोगों को कैसी कैसी सजा दी है, यह सब हमने देखा है। हम तो जैसे उसके गुलाम बन गए हैं। ममता के पिता सीताराम और माता सोलंकी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे कि पुलिस जो है उसी के यहां पर आती है। जैसा वह कहता है पुलिस वैसा ही करती है। यदि ऐसे हालातों में यदि हम पुलिस के पास में जाएं तो पुलिस भी हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहां की खुद उससे डरती है। यह सोचकर वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अब जो आगे होगा वह सब कुछ देखा जाएगा। अब धीरे धीरे करके अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था करने लग जाते हैं। शादी की जब पूरी तरीका से व्यवस्था करता है और शादी की जब तारीख तय हो जाती है तो कुछ दिन बाद बारात आने वाली थी, और इसके पिताजी अपनी बेटी की बारात वालों की खाने पीने की तैयारियां करा रहा था। चारों तरफ से खाने पीने की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन जब शाम के समय में बारात आती है और बड़े अच्छे ढंग से बारात की खातिरदारी होती है, और सुबह की समय में जब विदाई का समय आता है, तब तक सूचना उसी दबंग के पास में आ जाती है।
और वह भी सूचना वापस भेजता है कि भाई तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी के लिए आप हमारे यहां पर लेकर के आओ। पहले एक रात हम इसके साथ में सोएंगे। जब इस सूचना के लिए वह लड़की का पिता सुनता है तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है और वह मन में सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं क्या क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं या फिर मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी इस बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूं। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर ही उठा लूंगा। तब सभी लोग उसको समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर मजबूरी है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करो। तब उसके दिमाग में एक बात आती है और वह तुरंत अपनी बेटी के लिए उसी दुल्हन के रूप में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के तुरंत शहर में आ जाता है और शहर में थाने भी नहीं जाता है, वह सीधे ही महिला एसपी ऑफिस में पहुंच जाता है। जो महिला एसपी थी, जिसका नाम राधिका गुप्ता था, वह महिला अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा सख्त थी। अपने कार्य बड़े निष्ठा भाव के साथ में करती थी और समाज का काम तो इस प्रकार से करती थी जैसे मानो कि वह स्वयं का ही काम कर रही हो। इस वजह से वह लोगों की नजर में बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला एएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला एएसपी जो थी बड़ी ईमानदारी के साथ में वह कार्य किया करती थी और वह इस बात के लिए सोच रही थी पूरे जिले में मैं तैनात रहूं और वहां क्राइम का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। बस महिला एएसपी का इसी बात पर फोकस था। जब सीताराम महिला एएसपी के पास जाता है तो महिला एएसपी वह अपने ऑन इसमें बैठकर रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी वहां पर सीताराम को देखती है तो उसके चेहरे पर डर और आंसुओं का सैलाब था। वह एएसपी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा लगा कि मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। एसपी, जो अपने सख्त रवैया के लिए जानी जाती थी, वह यह दृश्य देखकर चौंक गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर घुटनों के बल बैठ गए हो? क्या घटना हुई है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बताओ बिना डरे, सब सच सच बताओ तो। पिता सीताराम रोते रोते कहने लगे कि मैडम जी, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता हूं। मेरी एक ही बेटी है, ममता। उसकी शादी बड़े अच्छे तरीका से हुई है, अच्छे तरीका से बारात आई है और बारात की भी मैंने खातिरदारी बड़े बढ़िया ढंग से की है। इसके साथ फेरे भी हो चुके हैं, विवाह जो है पूर्ण तरीका से हो चुका है। लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कहीं दांव पर न लग जाए, इसलिए मैं आपके ऑफिस में आपके पास आया हूं। कृपया करके मैडम जी, आप हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब महिला एसपी कहती हैं कि तुम यही बातों पर घुमा फिरा रहे हो, आखिर बात सच सच क्या है? सच सच बात हमें बताओ। तब वह व्यक्ति मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि हे मैडम जी, हमारे गांव का, हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद में जब विदा होती है, तब वह दरिंदा अपने यहाँ पर बुला करके विदाई से पहले बेटियों की इज्जत लूटता है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुख से जब यह बातें महिला एसपी पूरे तरीके से सुन लेती हैं तो महिला एसपी का पारा काफी हाई चढ़ जाता है। गुस्से की वजह से चेहरा लाल पड़ जाता है और कहने लगती हैं और सोचने लगती हैं, तुम्हारे ऊपर वह इतना ज्यादा जुल्म करता है, इतनी दबंगई दिखाता है और नगरवासी सभी उसके दबाव में रहते हैं, कोई भी नगरवासी उसका विरोध नहीं करता है। तब वह पिता कहता है कि हे मैडम जी, विरोध तो हमारे नगर के बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों के लिए उसने अपने आदमियों से कह करके चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी ऐसी मार लगवाई है कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया है। उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर रहे हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कठोर सजा देता है। आखिर इतने पावर हो जाने के बाद भी उसका साधारण सा व्यक्ति कौन क्या कर सकता है? पुलिस यदि थाने से भी जाती है, वह भी उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने में जाकर रिपोर्ट करे तो थाने के पुलिस वाले भी उसी दबंग वाले के पास में बैठते हैं,
उसी के साथ भोजन करते हैं और उससे मिलकर के बातचीत करके वापस अपने थाने के लिए लौट कर चले जाते हैं। कहीं से कहीं तक भी हमारी सुनवाई नहीं होती है मैडम जी। इसलिए सभी लोग चुपचाप रह करके अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी को उसके घर भेज देते हैं। तब उसके बाद में वह कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुख से महिला एसपी इन बातों को सुनती है तो आश्वासन देती है कि हे भाई, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूर्ण तरीका से मदद करूंगी। आप अपनी बेटी को यहीं पर बैठा दो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है वह मुझे दे दो। मैं दुल्हन बनकर उसके पास जाऊंगी। फिर दुल्हन बनकर थाने के लिए फोन लगाती है। फोन करके कहती हैं तो थाने वाले कहते हैं कि हे मैडम जी, वह बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर राजनीति का हाथ भी है, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। और आप भी जब जाए तो बड़ी सतर्कता के साथ में उसके ऊपर हाथ डाले, अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का नेटवर्क जो है वह बहुत बड़ा है। उसका जो नेटवर्क है बहुत फैला हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। जब थाने की पुलिस के मुख से महिला एसपी इन बातों को सुनती है तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि तुम सभी पुलिस वाले डूब करके मर जाओ। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी और कायरों जैसी बातचीत कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करें तो पुलिस के पास में आती है, और जब पुलिस ही ऐसी बातें करेगी तो जनता कहां जाएगी। महिला एसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाती है और थाना अध्यक्ष से फोन लगा करके कहती है, तुम्हारे पास में जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थाने की पुलिस के लिए महिला एसपी जो थी फोन कर देती हैं कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंच, उस गांव को चारों तरफ से घेर लो। तभी महिला एसपी के फोन पहुंचते ही 5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला एसपी के साथ में जाते हैं और महिला एसपी जो होती हैं उसी लड़की का जो जोड़ा होता है दुल्हन वाला, महिला एसपी उसी जोड़े को पहन लेती है और दुल्हन बन करके उसी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति से कहती हैं, ये बताओ हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर वहां पर हमें स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब वह पिता कहता है, मैडम जी, तुम्हें स्वयं वहां पर जाना पड़ेगा। वह आता किसी के यहां पर नहीं है, केवल उसके पास से सूचना ही आती है, और सूचना तो हमारे यहां पर सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और भी आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास में नहीं भेजा तो फिर कुछ भी कर सकता है, यहां पर आकर के वह आतंक मचा देगा। तब वह कहती है, ठीक है, मुझे लेकर के चलो उसके पास में। अब महिला एसपी दुल्हन के भेष में उसी के पास में जाती है। उसी व्यक्ति के पास में जो लड़की का पिता होता है वह अपनी बेटी बना करके महिला एसपी के लिए दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी दबंग व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाता है कि हे बाबूजी, आज मैं आपके दरवाजे पर अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूं। यह बात जब वह सुनता है तो निकल करके आ है और कहता है कि तू बहुत बड़ा वाला बदमाश हो रहा है। मैंने 2 सूचनाएं तेरे पास भिजवाई। एक खबर में ही पहले से पहले आकर के लोग अपनी लड़की को यहां पर छोड़ जाते हैं और तेरे पास में 2 सूचनाएं पहुंच गईं। फिर वह कहता है कि बाबूजी क्षमा करना, मेरे पास में काम बहुत ज्यादा था और अपने घर में करने वाला केवल मैं अकेला ही हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कार्य में हाथ नहीं बटा रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई और मैंने सोचा सारा काम मैं समेट दूं, तभी मैं आपके पास में जाऊं। तब वह कहता है, चल इस लड़की को अंदर भेज। फिर सीताराम कहता है कि मैडम जी आप अंदर जाइए। जब उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर जाकर देखती है कि उस दबंग व्यक्ति के रूम में एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर उसके जो औजार थे गुप्त, वह भी सभी रखे थे और बाकी बंदूकें भी इधर उधर टंगी हुई थीं। पूरा उसने झाड़ खाना बना करके रखा था। और फिर उसके बाद में मैडम से कहता है, इस बेड पर जाकर के तुम लेट जाओ। उस दबंग आदमी की बात सुनकर कि मैडम एसपी जो थी वहीं पर बैठ जाती है और फिर उसके बाद में दबंग व्यक्ति अपने वस्त्रों को उतार करके मैडम एसपी के पास में आता है। लेकिन उस दबंग व्यक्ति के लिए इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह महिला जो है वह एक एसपी है। वह तो उसी व्यक्ति की लड़की को समझ रहा था, उसी गांव की।
जैसे ही वह दबंग व्यक्ति आकर के दुल्हन के घूंघट को हटाता है, वैसे ही महिला एएसपी तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़ करके जल्दी से मैडम उसके 2 तमाचे लगा देती हैं और वहीं पर रिवॉल्वर से उसे डराने धमकाने लगती है और कहती हैं, यदि तूने जरा सी भी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग को छलनी कर देगी। आज तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तूने बहुत सारा जुल्म कर लिया, इस गांव के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा। तूने इस नगर की लड़कियों को अपना दुल्हन का शिकार बना लिया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ में तूने सुहाग रात मना ली। अब तेरी सुहाग रात उस ससुराल में बनेगी जहां पर तेरे जैसे हजारों कैदी बंद हैं। इस बात को सुनकर कि वह दबंग व्यक्ति समझ जाता है और कहता है कि अरे मैडम जी, आज तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो और तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है। कोई भी प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहां से तुम तुरंत ही चली जाओ। तब मैडम एसपी कहती हैं, अब तो तुझे पता चलेगा कि आखिर अब खैर किसकी नहीं है। उसी समय पर महिला एसपी जो थी वह तुरंत डीएम साहब को फोन करती हैं और इधर पुलिस कमिश्नर साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात इसके पास में बरामद हुई है। तो वहां से डीएम साहब भी और कमिश्नर साहब भी सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी फोर्स को भी वह फोन करती हैं। इधर कमिश्नर साहब भी अपनी पुलिस के लिए आदेश करते हैं। इसके अलावा उस दबंग व्यक्ति के जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सभी को पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करवाने के बाद में तुरंत महिला एसपी जो थी उस दबंग व्यक्ति को भी गिरफ्तार करवा लेती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद में पुलिस की पूरी फोर्स उस गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। अब तो नगर के चारों तरफ पुलिस के हूटर ही हूटर बज रहे थे। अब उस दबंग व्यक्ति को महिला एसपी जो थी गिरफ्तार करवा लेती हैं। उसका जो मकान होता है, तब कोर्ट से आदेश लेने के बाद डीएम साहब और एसपी मैडम उसे तुरंत ही बुलडोजर की मदद से उसे गिरवा देते हैं। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का घर मकान सारा तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद में उस दबंग व्यक्ति का गांव से नाम और निशान मिटा दिया जाता है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है और उस दबंग व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर सभी गांव वाले सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और वह लड़की जो दुल्हन थी ममता, उसको उसके पिता सीताराम खुशी खुशी विदा कर देते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? महिला एसपी के बारे में क्या कहना चाहते हो? सीताराम के बारे में क्या कहना चाहते हो? दबंग व्यक्ति के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत